तो चलिए फ्रेंड, आज का जो अपना टॉपिक है Q&A यानी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर बॉयलर अटेंडेंट फर्स्ट एंड सेकंड क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं पार्ट 2 लिखा हूं क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हम लोग ऑलरेडी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर चुके हैं जो कि फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट के लिए इंटरव्यू के दौरान पूछा जाता है। जैसा कि हम लोग अभी जानते हैं कि आप लोग का जो एग्जाम है वो बहुत ही नजदीक है, यानी कि बॉयलर फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास का एग्जाम होने वाला है जो कि बहुत ही नजदीक है। तो आज हम लोग इस सेकेंड पार्ट में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपको इंटरव्यू के दौरान जरूर पूछा जाता है। तो हमारे साथ बने रहिए, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं जो कि बॉयलर अटेंडेंट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के इंटरव्यू के दौरान जनरली पूछा ही जाता है। तो प्रीवियस वीडियो में यानी कि फर्स्ट पार्ट में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए थे और वो वीडियो भी बहुत ज्यादा लेंथी हो गया था, लगभग 26 मिनट का वीडियो चला गया था। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, प्लीज उसको देख लीजिएगा। क्योंकि अगर आपका एग्जाम होने वाला है फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास का तो आपको वो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा, प्लीज उसको देखिएगा। आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि क्या क्या क्वेश्चन आपसे एराइज किया जा सकता है। तो लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे कि सूट ब्लोअर के बारे में हमसे इंटरव्यूअर डिस्कस किया था, ठीक है। अब उनके पास क्या क्वेश्चन अराइज हो सकता है, तो जैसे ही हम लोग का सूट ब्लोअर का जो क्वेश्चन खत्म हो जाता है तो वो हमसे पूछ सकते हैं कि सुपर हीटर क्या होता है और सुपर हीटर का मेन फंक्शन क्या होता है। तो आपको जवाब क्या देना है, जैसे कि हम लोग इसमें नाम क्या है, सुपर हीटर, 2 वर्ड से बना है सुपर हीटर। तो हीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जहां पे हीट का एक्सचेंज होता है, यानी ऐसा हीटर जहां पे स्टीम को सुपर हीट किया जाता हो, यानी कि स्टीम का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता हो। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वाटर से स्टीम कैसे फॉर्मेशन होता है, तो सबसे पहले वाटर को बॉइलिंग पॉइंट तक टेम्परेचर राइज किया जाता है। तो वो कहां पे करते हैं, तो इकोनोमाइजर में करते हैं। तो इकोनोमाइजर में हमारा कौन सा हीट एडिशन होता है, तो वहां पे हमारा सेंसिबल हीट एडिशन होता है, क्योंकि वहां पे सेम फेज में केवल हम लोग उस फेज का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। यानी कि इनलेट इकोनोमाइजर में हमारा वाटर रहता है, आउटलेट इकोनोमाइजर में भी हमारा वाटर रहता है, लेकिन इनलेट में टेम्परेचर कम रहता है, आउटलेट में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो यहां पे जो हीट एडिशन हुआ है वो वाटर में कौन सा हुआ है, तो सेंसिबल हीट एडिशन हुआ है। और वही वाटर हमारा फिर से कहां जाता है, तो ड्रम के साथ हमारा ड्रम में जाता है और उसके बाद हमारा इवोपरेटर में जाता है। तो इवोपरेटर में क्या होता है कि हमारा जो वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर उतना ही रहता है, यानी कि ड्रम में जो हमारा लिक्विड है यानी कि जो वाटर है और जो स्टीम है दोनों का टेम्परेचर लगभग क्या होता है, सेम ही होता है, यानी कि वो अपने सैचुरेशन टेम्परेचर तक रहता है। तो इवोपरेटर में क्या हुआ, फेज चेंज हो गया। तो अगर आपसे पूछें कि इवोपरेटर में कौन सा हीट का एक्सचेंज हुआ, तो यहां पे आपको बोलना है लैटेंट हीट का एडिशन हुआ। क्योंकि लैटेंट हीट में क्या होता है कि टेम्परेचर कुछ नहीं बढ़ता है, यानी कि वाटर का टेम्परेचर अगर मान लीजिए 280 है तो स्टीम का भी टेम्परेचर कितना होगा, 280 ही रहेगा। लेकिन वाटर से स्टीम बनने में कुछ ना कुछ हीट का एडिशन हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं लैटेंट हीट, यानी कि छुपा हुआ हीट। स्टीम यानी कि वाटर को स्टीम बनने में जो हीट का एडिशन हुआ है उसको हम लोग लैटेंट हीट बोलते हैं। तो देखिए इस इवोपरेटर के अंदर हम लोग फेज तो चेंज कर लिए, यानी कि वाटर से स्टीम में कन्वर्ट कर लिए, लेकिन ये जो स्टीम है इसको हम लोग डायरेक्टली टरबाइन में नहीं भेज सकते हैं क्योंकि इसके अंदर उतना हीट कंटेंट नहीं है। अगर ये हम लोग टरबाइन में भेजेंगे तो जल्दी कंडेंस हो जाएगा और टरबाइन ब्लेड पे मतलब मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा हो जाएगा, जिसके चलते हमारा सिलिका वगैरह का डिपोजिशन होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो स्टीम है इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। जैसे हम लोग इकोनोमाइजर में क्या किए थे, वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करवाए थे, वैसे ही हम लोग सुपर हीटर में क्या करेंगे, जो स्टीम है उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। सुपर हीटर में हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टीम का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, यानी कि सेम फेज में इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, यानी कि यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सेंसिबल हीट एडिशन कर रहे हैं, या इसको हम लोग डिग्री ऑफ सुपर हीट भी बोलते हैं। यानी कि हमारा जो स्टीम का टेम्परेचर पहले था उसमें हम लोग जब सुपर हीटर के अंदर हीट एडिशन कर रहे हैं तो उसका स्टीम का टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो जा रहा है, उस डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ सुपर हीट। यानी और उस हीट एडिशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिग्री ऑफ सुपर हीट बोल दीजिए या सेंसिबल हीट
ऑफ स्टीम आप बोल सकते हैं। जैसे कि हम लोग फीड वाटर के अंदर इकोनोमाइजर में क्या कहते हैं, सेंसिबल हीट एडिशन किए थे। इवोपरेटर में अगर कोई पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे, लैटेंट हीट का एडिशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है, टेम्परेचर कुछ नहीं बढ़ रहा है, यानी कि वाटर का टेम्परेचर और हमारा स्टीम का टेम्परेचर सेम है, लेकिन यहाँ पे वाटर से स्टीम बन जा रहा है। तो आपको ये चीज ध्यान में होना चाहिए कि इकोनोमाइजर में कौन सा हीट एडिशन होता है, इवोपरेटर में कौन सा हीट एडिशन होता है, और सुपर हीटर में हीट एडिशन कौन सा होता है। तो सुपर हीटर का आपको फंक्शन समझ में आ गया होगा कि यानी कि ऐसा हीटर जहां पे स्टीम को सुपर हीट किया जाता हो। तो स्टीम को सुपर हीट क्यों करते हैं, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट का जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाए, यानी कि जितना हम लोग स्टीम का टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना स्टीम के अंदर टोटल हीट कंटेंट बढ़ेगा, यानी कि टोटल एंथैल्पी इंक्रीज होगा, जिसके चलते जितना हमारा इनलेट में एंथैल्पी ज्यादा रहता है उतना हमारा जो थर्मल पावर प्लांट का एफिशिएंसी है वो ज्यादा मिलता है। तो आप जनरली सुपर हीटर में क्या करते हैं, थर्मल पावर प्लांट का एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए उसको स्टीम को सुपर हीट करके भेजते हैं। तो यहां पे जैसे ही आपका सुपर हीटर का क्वेश्चन खत्म हो जाता है तो आपसे एक और छोटा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो कि होता है डी सुपर हीटर। डी सुपर हीटर सुपर हीटर से रिलेटेड है। डी का मतलब होता है डाउन करना, ठीक है, यानी कि जो स्टीम है उसका टेम्परेचर को डिक्रीज करना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डी सुपर हीटिंग बोलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली फीड वाटर जो होता है यानी कि बीएफपी से एक लाइन टैपिंग करके हम लोग जो प्राइमरी सुपर हीटर का आउटलेट जो लाइन होता है वहां पे हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली वाटर को स्प्रे करते हैं, जिसके चलते हमारा जो सुपर हीटर का टेम्परेचर जो इंक्रीज हो गया है उसको हम लोग वहां पे डायरेक्टली वाटर स्प्रे करके डिक्रीज कर लेते हैं। तो डी सुपर हीटर को हम लोग अटेम्परेशन भी बोलते हैं, यानी कि अटेम्परेटर भी बोलते हैं, और उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जनरली स्टीम का टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है कि जितना हमारा डिजायर्ड रेंज में है उतना ही हमें स्टीम का टेम्परेचर अचीव हो, ज्यादा हमको अचीव नहीं करना है। अगर ज्यादा स्टीम टेम्परेचर चला जाएगा तो जो भी हमारा मटेरियल है, यानी कि जो भी हमारा ट्यूब का मटेरियल है या जो हमारा पाइपलाइन का मटेरियल है वो एक डिजायर्ड रेंज तक यानी डिजायर्ड टेम्परेचर तक उसका एक कंस्ट्रक्शन होता है, उससे ज्यादा होगा तो वो क्या होगा, जो भी मटेरियल है उसके मेटलर्जिकल प्रॉपर्टी में चेंज आने लगता है, यानी कि उसका जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ वगैरह है वो क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है, और फाइनली हमारा वो रेजिस्ट नहीं कर पाता है उतना हायर टेम्परेचर, वो फेलियर भी हो सकता है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम लोग स्टीम टेम्परेचर को कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो कि हम लोग डी सुपर हीटर से कर सकते हैं। यानी कि डी सुपर हीटर एक ऐसा डिवाइस, डी सुपर हीटिंग एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके द्वारा हम लोग स्टीम टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। तो यहां पे आपसे ये क्वेश्चन कर लेंगे। उसके बाद आपसे क्वेश्चन यहां पे ये भी अराइज हो सकता है कि क्या आप बॉयलर लाइटअप का प्रोसीजर जानते हैं, क्या आपने बॉयलर लाइटअप कभी किया है। तो आपको बॉयलर का जो लाइटअप का सीक्वेंस है वैसे आपको बताना है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यानी कि जब भी आपका बॉयलर चालू करना है तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं कि बॉयलर का साफ सफाई कर लेंगे, अंदर का जो भी हमारा नोजल वगैरह है उसका पिनिंग वगैरह करा लेते हैं, उसका हम लोग क्या करते हैं डीपी टेस्ट वगैरह कर लेते हैं कि प्रेशर हम लोग का एकदम इक्विवेलेंट है कि नहीं, मतलब हर बॉक्स में यानी कि हर विंड बॉक्स में हमारा जो प्रेशर है वो सेम है या नहीं है। तो ये सब चीज आप प्रोसीजर करते हैं। उसके बाद आप बेड मटेरियल फिलिंग करते हैं, बेड मटेरियल फिल करके बेड को क्या करते हैं, फ्लूइडाइज करते हैं ताकि जो भी फाइंस वगैरह है वो आपका उड़ जाए, ठीक है। और उसके बाद आप लोग क्या करते हैं कि हमारा ड्रम लेवल मेंटेन है कि नहीं वो आप देखते हैं, और उससे पहले आपका जो ड्रम वेंट है वो सारा ओपन रहता है ना, ड्रम वेंट सुपर हीटर का वेंट आपका ओपन रहता है। तो ये सब चीज जो प्रोसीजर है ना आपको एकदम कॉन्फिडेंटली उनको बताना है, क्योंकि आप डेली कर रहे हैं, ऐसा नहीं आप याद करके जा रहे हैं, आप तो डेली कर रहे हैं, आपके सामने है, आपको कोई चीज भूलना नहीं है। आप जो करते हैं उसको आप डायरेक्टली बताइए कि सर मैं ऐसे ऐसे करता हूं। जैसे ही हमारा बेड स्टडी हो जाता है उसके बाद हम लोग चारकोल रेडी करते हैं, उसके बाद हम लोग डीजल मंगाते हैं। हम एफबीसी की बात कर रहे हैं, एफबीसी बॉयलर में तो आप लोग ऐसे ही करते हैं, सीएफबीसी में अलग प्रोसीजर है, सीएफबीसी में एलडीओ लाइटअप होता है, ठीक है, और पीएफबीसी में भी वैसे ही प्रोसीजर है। तो देखिए जैसे ही इंटरव्यूअर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि वो मेरे प्लांट के बारे में यानी कि मेरे बॉयलर के बारे में पूछ रहे हैं। जैसे आपसे वो पूछे कि लाइट अप प्रोसीजर बताइए, तो आपको ये डिसाइड करना है कि मेरे प्लांट में कौन सा बॉयलर है, एफबीसी बॉयलर है, सीएफबीसी बॉयलर है या पीएफबीसी बॉयलर है। अगर एफबीसी बॉयलर है तो आपको एफबीसी बॉयलर का लाइटअप कैसे करते हैं वो आपको बताना है, या आपने लाइटअप करते हुए देखा है उसका प्रोसीजर आपको बताना है। ऐसा नहीं आप सीएफबीसी पीएफबीसी का हेडक लेकर के उनसे डिलीवर कीजिए, नहीं, आपको जो प्लांट में जो बॉयलर है वही आपको डिलीवर करना है। तो यहां पे आपका जो भी प्रोसेस है वो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बताइए, क्योंकि आपने वो देख रखा है, आपने कर रखा है, सब कुछ किया हुआ है। तो बॉयलर अटेंडेंट के जो इंटरव्यू
होता है बॉयलर अटेंडेंट यानी फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के लिए जो इंटरव्यू लिया जाता है, तो देखिए इंटरव्यूअर को आपसे इंटरव्यू लेने का बस केवल एक ही रीजन होता है कि आप जो सामने बैठे हैं, जिसको मैं बॉयलर फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास का सर्टिफिकेट दे रहा हूं, उसके पास एलिजिबिलिटी है या नहीं है, यानी कि वो बॉयलर को अच्छे से जानता है या नहीं है। अगर मान लीजिए आप ऑपरेशन सही से नहीं जानते हो, आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाए, तो आप जो पहले से जानते हो वही गलती करोगे, तो हो सकता है वो जो बॉयलर है उसका एक्सप्लोजन इम्प्लोजन कुछ भी हो जाए। तो अगर ऐसा होता है, कोई एक्सीडेंट होता है आपके कारण, तो क्या होगा, हमारा बॉयलर के अंदर जितने भी पर्सन वर्क करते हैं उनको डैमेज करेगा, और साथ साथ अगर बॉयलर फटेगा तो हमारा जो प्लांट है वो बहुत दिन तक शटडाउन रहेगा, उसको फिर से नया बनाओ, ये सब चीज प्रॉब्लम होता है। तो जब भी इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन करते हैं, आपको नहीं जानकारी है, तो आपको ये डेमोलाइज नहीं होना है कि मैं नहीं निकल पाया। अरे यार, फिर से आपको तैयारी करना है, फिर से उसको समझना है, आपके अंदर कुछ कमी है जिसकी वजह से वो प्रोवाइड नहीं कर पाए हैं, तो उस कमी को आपको पूरा करना है। सर्टिफिकेट तो कभी भी आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप एक गलत सर्टिफिकेट लेकर के काम कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि बॉयलर के ऊपर क्या क्षति हो सकता है। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से सुनना है और ध्यान से उसका रिप्लाई करना है। तो मेरे स्तर से जितना हो सकता है आपको क्वेश्चन ऑलरेडी प्रोवाइड कर देता हूं। ये सारी क्वेश्चन अगर आप डिस्कस कर लेंगे, आप जानकारी ले लेंगे, तो आपको कभी भी सर्टिफिकेट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि बॉयलर से ये सब चीज से ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो जैसे ही हम लोग लाइटअप प्रोसीजर आप बता देंगे, अच्छे से लाइटअप कर लिए, तो डीजल ये सब चीज का जो क्वांटिटी है वो आपसे थोड़ा सा पूछ सकते हैं, यानी कि आपके बॉयलर कितने कंपार्टमेंट का है ये पूछ सकते हैं। तो आप बोल दीजिए 4 कंपार्टमेंट 5 कंपार्टमेंट जितना का भी है, आपसे वो तो डिस्कस करेंगे ही, आपने बता दिया। तो वो आपसे यहाँ पे अगर फर्स्ट क्लास के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपसे यहाँ पे जरूर पूछेंगे कि आपके यहाँ जो बेड मटेरियल लगता है वो चारों कंपार्टमेंट में कितना लगता है, ठीक है, उसका क्वांटिटी कितना है। तो आपको क्वांटिटी जानकारी होना चाहिए, 16 टन लगता है, 20 टन लगता है, कितना लगता है आपको जानकारी होना चाहिए। अगर ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है बेड मटेरियल का क्वांटिटी, उसके लिए हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको प्लीज देख लीजिएगा। तो जैसे ही आपको बेड मटेरियल का क्वांटिटी पता चल जाता है, अगर वो आपसे पूछे कि लाइटअप के दौरान आपका चारकोल कितना यूज होता है या डीजल आप लोग कितना यूज करते हैं, तो आपको कैसे बताना है। अगर मान लीजिए कि आपको बेड मटेरियल का क्वांटिटी पता है कि हमारा 16 टन लग रहा है, तो एक कंपार्टमेंट में कितना लग गया, 4 टन लग गया। तो अगर आपको यह पता चल गया कि एक कंपार्टमेंट में हमारा 4 टन बेड मटेरियल लग रहा है, तो इससे आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि हमारा कितना चारकोल लगेगा। तो देखिए, जितना हमारा बेड मटेरियल रहता है फर्स्ट कंपार्टमेंट में, उसका 10% क्या होता है, हमें चारकोल का जरूरत पड़ता है लाइटअप करने के लिए। तो 4 टन का हमारा 10% कितना हो जाएगा, 400 केजी हो जाएगा। यानी कि हम लोग को बॉयलर का लाइटअप करना हो जिसका फर्स्ट कंपार्टमेंट में 4 टन हमारा बेड मटेरियल यूज हो रहा है, तो हमको कितना देना है, 400 केजी चारकोल यूज करना है। यानी कि 400 केजी अगर हम लोग के पास चारकोल रहेगा तो हम लोग इजीली लाइटअप कर सकते हैं। अगर आपको चारकोल का क्वांटिटी पता चल जाए, तो आपके पास अगर डीजल का क्वांटिटी पता करना है, तो डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि जितना हमारा चारकोल है उसका 10% क्या लगेगा, तो डीजल लगता है। तो 400 का 10% निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यानी कि अगर आपको बेड मटेरियल फर्स्ट कंपार्टमेंट का 4 टन है, तो उसका 10% हमारा चारकोल निकल के आ जाएगा, वो कितना होता है, 400 केजी होता है, और उसका 10% हमारा डीजल लगेगा जो कि 40 केजी होता है। तो ये अगर आप नहीं भी जानते हो अपने प्लांट का, अगर आपको बेड मटेरियल का क्वांटिटी पता है, तो आप डायरेक्टली चारकोल और क्या बोलते हैं, डीजल आप बता सकते हैं। तो ये सब चीज कभी भी आपको कंफ्यूज करने के लिए जरूर पूछ सकते हैं कि अच्छा हाँ ये बताओ आपके यहाँ बेड मटेरियल कितना लगता है, चारकोल कितना यूज करते हैं, डीजल कितना यूज करते हैं। तो ये सब आदमी इंस्टेंटली नहीं बोलता है, लेकिन अगर आपको परसेंटेज पता है कि बेड मटेरियल का 10% हमारा चारकोल लगेगा, चारकोल का 10% हमारा डीजल लगेगा, तो आप इजीली यहाँ पे बोल सकते हैं। तो इस तरह से आपका लाइटअप मान लीजिए हो गया, ठीक है। लाइटअप प्रोसीजर आपने अच्छे से बता दिया, सारा चीज ओके हो गया। एमएसएसबी कैसे हम लोग बाईपास पहले चार्ज करते हैं, बाईपास क्यों चार्ज करते हैं, इसको भी आपसे पूछ सकते हैं कि जब आपका प्रेशर वगैरह आ गया तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, एमएसएसबी का बाईपास ओपन करते हैं। तो बाईपास क्यों किया जाता है, तो जो भी हमारा बॉयलर के आउटसाइड में यानी कि टरबाइन साइड में तरफ ठंडा लाइन है, तो उसके अंदर हो सकता है कि कुछ कंडेंसेट भी हो, और डायरेक्टली अगर हम लोग उसके अंदर एमएसएसबी ओपन करके स्टीम देंगे तो वो कंडेंसेट क्या होगा, जैसे ही हीट के कॉन्टैक्ट में आएगा तो वो क्या होगा, इवापोरेट होगा, तो जिसके वजह से वहां पे क्या होगा, हैमरिंग होने लगता है।
तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमारा ठंडा पाइप है उसको इनिशियली में हीट अप करते हैं, यानी उसका धीरे धीरे उसका टेम्परेचर, मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं और कंडेंसेट को रिमूव करते हैं। तो उसके लिए हम लोग बाईपास ओपन कर देते हैं, जो कि पार्शियली हाफ या 1 इंच का लाइन रहता है, जो कि पार्शियली 3 से 4 टन मैक्सिमम उसका फ्लो रहता है, वो जाएगा। और जो भी कंडेंसेट है उसको हम लोग रिमूव करते रहते हैं, यानी कि ड्रेन लाइन ओपन कर देते हैं, सारा कंडेंसेट रिमूव होते रहता है। और जैसे ही हम लोग का लाइन चार्ज हो जाता है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, MSSB को धीरे धीरे ओपन करते हैं और बाईपास को फुल्ली बंद कर लेते हैं। जैसे हमारा MSSB फुल्ली ओपन हो गया तो इसको बाईपास को बंद कर लेते हैं। तो ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है। आपसे पूछ सकते हैं कि बाईपास लाइन का फंक्शनिंग क्या है, और यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन ये भी कर सकते हैं कि आपका जो ड्रम वेंट है वो कितना प्रेशर आने पे बंद करते हैं और कितना प्रेशर आने पे ओपन करते हैं और क्यों किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जब भी अगर हमें बॉयलर का शट डाउन करना हो, यानी कि जब हम लोग बॉयलर को कूल डाउन में करते हैं तो हमारा ड्रम का जो प्रेशर है वो डिक्रीज होने लगता है, और जैसे ही हमारा 2 kg पर सेंटीमीटर का प्रेशर आ जाता है तो उस कंडीशन में हम लोग वेंट क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। सिमिलरली जब हम लोग बॉयलर को लाइट अप करना स्टार्ट करते हैं और जैसे ही हमारा प्रेशर ड्रम का बढ़ने लगता है और 2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से जैसे ही ज्यादा जाने लगता है तो हम लोग वेंट को क्लोज कर देते हैं। तो यहां पे हम लोग ओपन और क्लोज किस रीजन की वजह से करते हैं, इसको आपसे जरूर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जनरली होता क्या है कि जब हम लोग बॉयलर को शट डाउन कर रहे हो, यानी कि जैसे ही हम लोग बॉयलर को कूल कर रहे हो, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो स्टीम है, स्टीम अगर 1 kg वाटर को आप इवोपरेट कर रहे हैं, यानी कि स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो क्या करता है, 1600 वॉल्यूम, 1600 गुना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है। यानी कि 1 MQ जो वाटर है वो कितना स्टीम अगर बनाएंगे तो वो 1600 MQ वॉल्यूम को ऑक्युपाई करेगा। तो जैसे ही आप स्टीम को क्या करते हैं, कंडेंस करते हैं, यानी कि वहां पे क्या कर रहे हैं, कूल डाउन कर रहे हैं, यानी स्टीम ठंडा हो रहा है, तो सडनली उसका 1600 वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाता है। तो जैसे ही वॉल्यूम कम होता है तो वहां पे क्या होता है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। जैसे कि हमारा कंडेंसर में क्या होता है कि हम लोग एग्जॉस्ट स्टीम को क्या करते हैं, कूलिंग वाटर से कंडेंस करवाते हैं। तो जैसे ही हमारा जो स्टीम है वाटर में कंडेंस होता है तो वहां पे 1600 गुना वॉल्यूम क्या होता है, सडनली डिक्रीज होता है, जिसके चलते वहां पे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। वही फिनोमिना होता है हमारा बॉयलर के अंदर कि जैसे ही हमारा जो वो स्टीम है वो वाटर में जैसे ही कन्वर्ट होता है, मतलब ठंडा होता है, तो उस कंडीशन में उसका 1600 गुना वॉल्यूम कम होता है, जिसके चलते वहां पे पार्शियली वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। और 2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर में जैसे हमारा मान लीजिए वहां पे क्या है, प्रेशर तो शो कर रहा है, तो वो क्या करेगा, पानी को ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, यानी कि वहां पे वैक्यूम है तो पानी पूरा अच्छे से ड्रेन नहीं होने देगा। जैसे कि आपको एक सिंपल एक्सपेरिमेंट हम लोग बता सकते हैं कि जैसे आप कभी भी ऑयल का पैकेट आप खरीदे होंगे, ठीक है, ऑयल का नीचे से आप क्या करते हैं, कट करके ऐसे आप ऑयल को गिराते रहते हैं, तो आपका देखे होंगे कि पूरा ऑयल उसमें से गिर नहीं पाता है, कुछ ना कुछ पैकेट के अंदर ऑयल बच जाता है। वो क्यों बचता है, क्योंकि उसका वॉल्यूम जैसे डिक्रीज होता है तो इसके अंदर क्या होता है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। ठीक है, और जैसे ही आप जहां से ऑयल पैकेट को पकड़े हैं ऊपर से, नीचे से तो आप काट के ऑयल गिरा रहे हैं, लेकिन ऊपर से एक छोटा सा आप होल कर दीजिए तो आप देखेंगे कि पूरा ऑयल ड्रेन हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से क्या करेगा, ऊपर से प्रेशर अप्लाइड होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके ऊपर अप्लाइड होगा और सारा ऑयल आपका ड्रेन हो जाएगा। सिमिलरली वहां पे हम लोग वैक्यूम को रिलीज करते हैं, या जब भी हमारा जो स्टीम है वो कंडेंस होता है, यानी कि स्टीम जब हमारा कूल डाउन होता है तो उस कंडीशन में कुछ गैस जो होता है उसका भी वहां पे एक्यूमुलेशन होता है, गैस भी ठंडा होगा, ठीक है, तो वो भी वहां पे क्या होता है, एक्यूमुलेट हो जाता है। तो जो भी गैस वगैरह है उसको रिलीज करने के लिए और पानी को प्रॉपर वे से नीचे ड्रेन करने के लिए हम लोग वेंट को ओपन कर देते हैं। तो यहां पे ये रीजन होता है। तो सिमिलरली हम लोग ड्रम वेंट की क्लोज की कंडीशन की बात करें तो हम लोग क्लोज क्यों करते हैं, जैसा कि हम लोग अभी डिस्कस किए कि जब हमारा स्टीम कंडेंस होता है तो 1600 गुना वॉल्यूम डिक्रीज होता है। सिमिलरली जब हम लोग लाइट अप करते हैं तो वाटर से स्टीम बनता है, यानी कि यहां पे 1600 गुना वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होगा, जब गर्म करेंगे तो इंक्रीज होगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब हमारा बॉयलर पूरी तरह से खाली हो जाता है, जब हम लोग उसको शट डाउन लेते हैं तो पूरा बॉयलर को क्या कर देते हैं, खाली कर देते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जितने भी ट्यूब है उसके अंदर कुछ ना कुछ एयर क्या होता है, ट्रैप हुआ रहता है, और एयर को निकालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, नहीं तो क्या करेगा, आयरन के साथ ऑक्सीडाइज कर लेगा, तो वो क्या करता है, कॉरोजन कर लेता है। ऑक्सीजन को रिमूव करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो जैसे ही हम लोग पानी को क्या करते हैं, हीटअप करते हैं, यानी कि बॉयलर को जब लाइटअप करते हैं तो पानी गर्म होने लगता है और जो वेपर है वो ट्यूब से क्या होता है, निकल करके ड्रम में जाता है, और ड्रम से हमारा जो भी, यानी कि ट्यूब के अंदर जो भी गैस है वो क्या हो जाएगा, ड्रम में जाएगा, और ड्रम से हमारा क्या होगा, पूरा वेंट के थ्रू वेंट आउट होते रहेगा। तो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर ज्यादा ड्रम का प्रेशर होगा
यानी कि हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे ज्यादा अगर ड्रम का प्रेशर होगा तो टोटल हमारा गैस निकला हुआ रहेगा, मतलब निकल जाएगा। क्योंकि हमारा ड्रम के अंदर कब ऑक्सीजन या कोई भी गैस एंटर करेगा, जब इसका प्रेशर कम होगा, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर अगर हमारा ड्रम में रहेगा तभी हमारा अंदर आएगा। लेकिन जब हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा ड्रम का प्रेशर हो जाता है तो हम लोग यही एंश्योर करते हैं कि जो हमारा बॉयलर ड्रम है यानी कि बॉयलर पार्ट है उसमें से जितने भी गैस है वो सारा हमारा क्या है, बाहर निकल गया। तो जैसे ही गैस निकल जाता है, अब वहां से हमारा क्या निकलता है, केवल वेपर यानी कि स्टीम निकलते रहता है। तो उस कंडीशन में हम लोग को वहां पर लॉस होता है, यानी कि स्टीम निकालने की जरूरत नहीं है, उसको आप बंद कर दीजिए। यानी कि आप इससे यही एंश्योर होते हैं कि उतना प्रेशर पे यानी कि अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे ही आ जाता है, यानी कि 2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर जैसे ही आ जाता है, तो बॉयलर पार्ट में यानी कि बॉयलर ड्रम में यानी कि बॉयलर ट्यूब्स के अंदर जितने भी गैस वगैरह पहले एक्यूमुलेट था वो सारा निकल गया है। तो ये रीजन होता है। पहला आप ठंडा का रीजन समझ गए, दूसरा आप जब गर्म करते हैं उसका भी रीजन समझ गए। तो आपसे ये जनरली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और दूसरा आपसे बेड मटेरियल से यहां से ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपका जो बेड मटेरियल है उसका स्पेसिफिकेशन बताइए, यानी कि बेड मटेरियल में आपके यहाँ क्या क्या प्रेजेंट रहता है। तो जनरली आपसे 2 चीज पूछते हैं, सिलिका और हमारा जो एल्यूमिना है उसी का परसेंटेज पूछते हैं, उसमें आयरन ऑक्साइड भी रहता है। तो देखिए आयरन ऑक्साइड लेस देन 2% बताना है आपको, सिलिका कितना बताना है 60 to 65%। सिलिका का क्वांटिटी ज्यादा होता है। सिलिका क्या करता है, टेम्परेचर को होल्ड करने का काम करता है। एल्यूमिना कितना रहता है 30 to 35% रहता है। एल्यूमिना स्ट्रेंथन प्रोवाइड करता है और हीट रिटेंशन का भी काम करता है, और दूसरा बेड मटेरियल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो ये हो गया। अब इसके बाद आपसे पूछ सकते हैं कि जो आपका बेड मटेरियल है उसका साइज बता दीजिए। तो साइज आपको कितना बोलना है, 0.86 mm से लेकर के 2.36 mm तक रहता है, यानी कि 0.85 से लेकर के 2 mm तक भी बोल देंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 2.36 mm एक्चुअल होता है। उसके बाद आपसे यहां पे ये पूछ सकते हैं कि जो बेड मटेरियल है उसका डेंसिटी बता दीजिए। तो उसका डेंसिटी लगभग हमारा 150 से लेकर के 1100 kg पर MQ होता है। डेंसिटी किसमें होता है, मास अपन वॉल्यूम, यानी कि kg पर MQ आपका डेंसिटी हो जाएगा बेड मटेरियल का। और यहां पे बेड मटेरियल का आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसका डिफॉर्मेशन कितना पे होता है, यानी कि इनिशियल टेम्परेचर डिफॉर्मेशन ITD कितना होता है बेड मटेरियल का। तो अबव 1300 डिग्री सेल्सियस यानी कि 1300 डिग्री सेल्सियस पे बेड मटेरियल क्या होता है, फ्यूज होने लगता है, यानी कि मेल्ट होने लगता है। तो ये होता है, इसको बोलते हैं ITD यानी कि इनिशियल टेम्परेचर डिफॉर्मेशन। तो बेड मटेरियल से आपको यही सब पूछा जाएगा। बेड मटेरियल का आप साइज बता दीजिए, सिलिका, एल्यूमिना और आयरन का आप क्वांटिटी बता दीजिए, ठीक है, उसका साइज आप बताइए दीजिए, डेंसिटी बता दीजिए, ITD बता दीजिए। तो ये यहां से आपसे पूछा जा सकता है। और हाँ देखिए, आपसे चिमनी पर भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप ये बताओ कि चिमनी का फंक्शन क्या होता है। तो आपको क्या बताना है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चिमनी क्या किया जाता है कि फ्लू गैस को एक सर्टेन हाइट पे डिलीवर करने के लिए यूज किया जाता है। तो चिमनी का फंक्शन क्या होता है कि फ्लू गैस को एक सर्टेन हाइट पे डिलीवर करना। तो सर्टेन हाइट पे डिलीवर क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा जो एनवायरमेंट है वो पॉल्यूटेंट ना हो। जो भी हमारा डस्ट वगैरह है वो क्या होता है, एक सर्टेन हाइट पे जाकर के डिलीवर होता है। तो हमारा जो भी एटमॉस्फेयर है, जो भी हमारा वातावरण है वो पॉल्यूटेंट नहीं होता है। तो चिमनी का मेन फंक्शन क्या हो गया कि फ्लू गैस को एक सर्टेन हाइट पे डिलीवर करना। अगर आपसे क्वेश्चन करते हैं चिमनी पर कि चिमनी का जो हाइट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो देखिए चिमनी का हाइट का कैलकुलेशन के लिए हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए मैं चिमनी के लिए 2-3 वीडियो अपलोड किया हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि चिमनी का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, चिमनी का हाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं। वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, प्लीज उसको देख लीजिएगा। तो उसमें हम लोग समझे थे कि चिमनी का जो हाइट है वो मेनली कोल के अंदर जो सल्फर है उसका कंटेंट कितना है, यानी कितना % कोल के अंदर सल्फर है उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा चिमनी का हाइट। यानी चिमनी का जो हाइट है वो फ्यूल के अंदर सल्फर कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सल्फर कंटेंट ज्यादा है तो चिमनी का जो हाइट है वो ज्यादा रखना पड़ेगा, अगर सल्फर कंटेंट कम होगा तो चिमनी का हाइट कम रखना पड़ता है। तो देखिए इनिशियली में जब हम लोग को प्लांट लगाना होता है तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि जिस लोकेशन में प्लांट लगाना है उसके एनवायरमेंट में हमारा जो फ्यूल अवेलेबल है उस फ्यूल के अंदर सल्फर कंटेंट कितना है, मैक्सिमम अमाउंट में कितना है, 1%, 2%, 0.5% कितना मैक्सिमम सल्फर कंटेंट है, उसी को मैक्सिमम वैल्यू लेकर के हम लोग चिमनी हाइट का कैलकुलेशन करके उतना तक बनाते हैं। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे अराइज कर सकते हैं कि चिमनी का हाइट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है।
और देखिए यहां पे चिमनी से आपको एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि चिमनी जो है वो क्या चीज से बना हुआ रहता है, मतलब कि चिमनी का जो मटेरियल है वो क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि एक हमारा आरसीसी से बना रहता है, दूसरा हमारा स्टील का बना रहता है। आरसीसी मतलब रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। तो हम लोग का जो छोटे छोटे प्लांट है उसमें आरसीसी का ही देखने को मिलता है, कहीं कहीं आपको स्टील का भी देखने को मिलता है। तो ये दो मटेरियल से चिमनी आपका मेनली बना हुआ मिल सकता है। तो चिमनी पर एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है कि आप देखे होंगे कि चिमनी के ऊपर यानी कि चिमनी के बीचों बीच में आपको एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं एसपीएम यानी कि सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आपके यहाँ जो एसपीएम है वो कितना है, यानी कि सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा डिवाइस जो कि फ्लू गैस के अंदर जो डेंसिटी है, डस्ट का जो डेंसिटी है वो बताता है, यानी कि फ्लू गैस के अंदर कितना हमारा डस्ट निकल रहा है, यानी कि मिलीग्राम पर एमक्यू कितना डस्ट निकल रहा है, यानी कि एक एमक्यू में कितना मिलीग्राम फ्लू गैस के अंदर डस्ट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसपीएम बोलते हैं। तो एसपीएम कितना होना चाहिए, तो लेस देन 50 मिलीग्राम पर एमक्यू होना चाहिए। तो यहां पे आपको एसपीएम के बारे में पूछेंगे। अगर आपके प्लांट में सॉक्स या नॉक्स एमिशन है तो आपके यहाँ कितना सॉक्स नॉक्स एमिशन होता है, मैक्सिमम लिमिट कितना है और आप लोग कितना मेंटेन करते हैं, ये सारी बातें यहां से आपको डिस्कस कर सकते हैं। तो देखिए ये वीडियो भी हम लोग का बहुत ज्यादा लेंदी हो गया, इसलिए हम लोग यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में यानी कि नेक्स्ट पार्ट में आप लोग के लिए लेकर आऊंगा वाटर केमिस्ट्री के बारे में, जो कि बॉयलर अटेंडेंट का अगर आप एग्जाम देने के लिए बैठे हो यानी कि फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास के लिए आप बैठे हो तो आपको वाटर केमिस्ट्री से क्या क्या पूछ सकता है और उसको कैसे आपको डिलीवर करना है वो नेक्स्ट पार्ट में जल्द ही लेकर के आऊंगा। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक जितने भी हम लोग ये डिस्कस किए क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पावर पॉइंट डिस्कशन में आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।